बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पॉलिटिकल टॉक विद फाइज़ा बुखारी में खुशामदीद। इंतहाई अफसोस से कहना पड़ता है कि मुसलमानों के क़िबला अव्वल मस्जिद अक्सा पर जिस तरह से मुजालिम ढहाए जा रहे हैं, वहाँ निहत्ते मुसलमानों को जिस तरह से तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, आलमी बरादरी उस पर खामोश नजर आती है। और इंतहाई अफसोस से यह भी कहना पड़ता है कि इस्लामी ममालिक जो हैं उनकी ज़ुबानों पर कुफ्र पड़ जाते हैं, आवाज़ तक बुलंद नहीं कर सकते। वो आलमी बरादरी जो इंसानी हकूक़ को तरतीब देती है और इस बात की यकीन दहानी कराती है कि किसी पर जुल्म नहीं किया जाएगा, वो इन तमाम चीज़ों पर खामोश नजर आते हैं। क्यों? मुसलमानों में अगर इत्तेहाद नहीं है तो क्या इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि कश्मीर में ढहाए जाने वाले मुजालिम हों या गजा पे किए जाने वाले मुजालिम हों या दुनिया के कहीं कहीं पे भी जहां मुसलमान रहते हैं जिन पर मुजालिम ढहाए जाते हैं, उनके ऊपर आवाज़ क्यों नहीं उठाई जाती? ये वही इसराइल है कि जिसको तस्लीम करने की खातिर मुत्तहिदा अरब अमारात ने एक फ़्लाइट को लैंड करवाया और सऊदी अरब की फ़िज़ाई हदूद को इस्तेमाल किया गया। और ये वही इसराइल है कि जिसको तस्लीम करने के लिए अरब ममालिक बेचैन नजर आ रहे थे, क्योंकि अपने ज़ाती मफादात सबको प्यारे होते हैं। क्या मुसलमान जो हैं अब अपने ज़ाती मफादात को तरजीह देंगे? एक तरफ पर मुजालिम ढहाए जा रहे हैं और दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो मुत्तहिदा अरब अमारात ने सालिस बनने की पेशकश कर दी है माबैन फ़लस्तीन और इसराइल के। अब देखना यह है कि इस पेशकश को क्यों नहीं कबूल किया जा रहा, क्योंकि हमास का यह कहना है कि वो लोग जो इसराइल को तस्लीम कर चुके हैं, हम उन्हें सालिस कभी नहीं बनने देंगे। इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए आज स्टूडियो से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, हमारे आज के प्रोग्राम में हमारे पैनल में तशरीफ़ रखते हैं। स्टूडियो में मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं सीनियर एनालिस्ट हैं मियां हबीबुल्लाह साहब। टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद होंगे दिफाई तजियाकार ब्रिगेडियर गजनफर साहब, साबिक वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान सरदार आसिफ अहमद अली खान साहब, और हमारे साथ मौजूद होंगे साबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान सरदार गौस बख्श बाराज़ोई साहब। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी मियां हबीबुल्लाह साहब, इंतहाई अफसोस से कहना पड़ता है कि जब हम बात करते हैं कि उम्मत मुसलमा के किरदार के हवाले से आज जब निहत्ते लोगों के ऊपर हमला करते हैं, इसराइल की जानिब से हमला किया जाता है, उसके रिएक्शन में कोई मजम्मती बयान तक सामने नजर नहीं आता। बहुत सारे ऐसे इस्लामी ममालिक हैं जो चुप हो जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया फ़ाइज़ा। असल में बात समझने की है कि इसराइल मुट्ठी भर हम उसे कह सकते हैं, क्योंकि बहुत छोटी सी तादाद है और उनकी आबादी मेरा हाल कोई 1 करोड़ के करीब सारी है इसराइल की आबादी। लेकिन वो एक कौम जो है वो पूरी दुनिया पे इतना अपना इन्फ्लुएंस रखती है कि उनकी बात को जो है वो वज़न दिया जाता है और वो जो चाहते हैं वो करवा लेते हैं। और मुसलमान 1.5 अरब की आबादी होने के बावजूद उनकी कोई सुनवाई नहीं होती, कहीं उनकी बात जो है वो नहीं सुनी जाती, और वही होता है जो ताकत चाहती है। और असल में दरअसल बात यह है कि उनके लोग जो हैं वो इन्फ्लुएंस रखते हैं, वो क्वालिटी ह्यूमन पैदा करते हैं, यानी कि वो उनके लोग जो होते हैं वो दुनिया के अदारों पर जो है वो अपना असर और रसूख रखते हैं और फैसला कुन हैसियत उनके पास होती है। तो आप इसका अंदाज़ा यहाँ से लगा लें कि कोई भी अमरीकी सदर जो है उन इसराइल की हमायत के बगैर ना जीत सकता है ना वो सर्वाइव कर सकता है, क्योंकि उनके अदारों में उन जो फैसला कुन हैसियत रखने वाले लोग हैं वो वहाँ इसराइली यहूदी बैठे हुए हैं। तो लिहाजा एक तो मुसलमान इस हवाले से जो है ना वो बहुत पीछे हैं। दूसरा ये है कि चूँकि अमेरिका उनका सरपरस्त है और वो जो अहदाफ उनके होते हैं वो पूरे कर लेते हैं, और इस दरमियान में शोर शराबा भी होता रहता है, लेकिन उन पर कोई कान नहीं धरे जाते। अब मेरा ख्याल ये है कि इसराइल ने जो कुछ करना था वो उन्होंने कर लिया, अपने टारगेट अचीव कर लिए हैं। वो वहाँ नेतन्याहू जो है वो उसने अपने आप को काबिल कबूल बना लिया, उसने मुसलमानों पर तशद्दुद और जुल्म करके और वहाँ जो है तबाह बर्बाद करके उसने अगला इलेक्शन अपना बना लिया है। उसके बाद अब वो जंग बंदी आप उसको कह लें, एक तरफा फायर बंदी कह लें उसको, और उसकी अब मजम्मतें भी होंगी और सारा कुछ होगा, लेकिन असल मामला जो था वो तो वो अचीव कर चुके हैं अपना टारगेट। मियां हबीब साहब हमारे टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं ब्रिगेडियर गजनफर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। ब्रिगेडियर साहब, इंतहाई अफसोस से कहना पड़ता है कि एक तरफ नेतन्याहू की जितनी भी की जाने वाली कार्रवाइयां हैं, उन कार्रवाइयों के रिएक्शन में हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं उन्हें सांप सूंघ जाता है, वो बोलने से कासिर हो जाते हैं, जुबान साथ देने के लिए तैयार नहीं होती है। आप इस मसले को किस तरह से देखते हैं, और पाकिस्तान की जानिब से जिस तरह से वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने इस इशू पे बात की है, आप इन दोनों चीज़ों को किस तरह से देख रहे हैं? तो एक चाहूँगा जो पाकिस्तान में और पाकिस्तान के सोशल मीडिया में लोगों ने तूफान उठाया जी, जिनको गालबन यहूदियों से ज़्यादा मोहब्बत है मुसलमानों की जिंदगी से, उन्होंने शाह महमूद कुरैशी के जैसे रिमार्क्स को जो बिल्कुल सही रिमार्क्स था
जिसमें कोई मजहब का अंसर शामिल नहीं था, जी जिसमें कोई रेशियस्ट अंसर शामिल नहीं था। वो था इसराइल के कॉन्टेक्ट के हवाले से कि इसराइल जो है वो इतने जुल्म के बावजूद हर चीज को मीडिया छुपाने की कोशिश करता है और इसराइल उसमें कामयाब रहता है। तो मैं शाह महमूद कुरैशी को इस चीज का CNN पे कहने पे खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने बड़े सही फोरम पे इस चीज को कहा। अब जो उसके खिलाफ जो एंटी सेमिटिज्म का जो बात की गई, जी तो बात ये थी शाह महमूद कुरैशी को यहाँ वहाँ पे उससे कहना चाहिए था कि अगर कोई बुद्धिस्ट जो है वो मुसलमानों को मारे, जैसे रोहिंग्या मुसलमानों को मारा गया था, खिलाफ आप एतराज करें तो क्या वो एंटी बुद्धिस्ट होगा? अगर सऊदी अरब में कोई गलत बात होती है, आप उसकी पॉलिसी भी किसी चीज पे तनकीद करते हैं, जैसे हम जी कहते हैं कि जी बहुत सारी चीजों पे सऊदी अरब हमारा बड़ा दोस्त है लेकिन हम उस पर तनकीद करते हैं, अमरीका उस पर तनकीद कर, तो क्या वो एंटी मुस्लिम हो जाता है? इसराइल एक स्टेट है जिसकी एक पॉलिटिकल रिकग्निशन भी है और वो पॉलिटिकल रिकग्निशन दुनिया में यूएनओ ने जब उसको कायम किया 1948 में, हालांकि वो कायम जो हुई थी वो तमाम की तमाम मजहबी एक्सट्रीमिस्ट जो नाजीज्म है उसके ऊपर कायम हुई। जी उन्होंने हॉलोकॉस्ट को अपना बेस बनाया और जो हिटलर ने किया था, हालांकि हिटलर ने इतना कुछ नहीं किया था जितना उन्होंने पोर्ट्रे किया, लेकिन दुनिया की सिंपैथी गेन करने के लिए। और ये जो ज़ियोनिस्ट का जो मजहब की बेसिस पे जो खुद कहते हैं हम नजरियाती स्टेट है, तो ज़ियोनिज्म की बेस के ऊपर जो इसराइल को कायम करने का आगाज था वो कोई 1948 में नहीं हुआ था, वो 1897 में हुआ था। 1896 1897 में एक आदमी था हर्ज, जो पॉलिटिकल जो प्रोफेसर भी था, जो हाई ग्रेड ज़ियोनिस्ट था, जी उसने कॉन्सेप्ट दिया था ज़ियोनिस्ट स्टेट का ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। अब उसकी पॉलिटिकल एंटाइटी, अगर नेतन्याहू जैसा हिटलर वहाँ पे पैदा हुआ है, वहाँ पे एक ऐसे बदमाश किस्म के लोग हैं, वहाँ जी से खूनी किस्म के भेड़िए हैं, वहाँ इस किस्म के लो करेक्टर लोग हैं, वो इस किस्म के जालिम लोग हैं जो मुसलमानों को मार के या पैलेस्टीनियन को मार के खुशी महसूस करते हैं। फिर एक तरफ हिलरी क्लिंटन खड़ी होती है, एक तरफ नेतन्याहू हिटलर सानी खड़ा होता है और वहाँ वो उसको कह रहा होता है हिलरी क्लिंटन के मुंह पे कि हम तो बच्चों को भी मारेंगे, हम औरतों को भी मारेंगे, हम यूनिवर्सिटियां भी तबाह करेंगे, हम दर्शकों को भी मारेंगे, अस्पताल भी तबाह बल्कि करेंगे। ब्रिगेडियर साहब, इंतहाई अफसोस से कहना पड़ता है कि जो सोशल मीडिया पे तस्वीर वायरल होती हैं या कुछ ऐसी वीडियोस वायरल हुई हैं कि जिसमें खवातीन और बच्चों के साथ इस तरह का रवैया रखा गया है कि जिसे हम बयान ही नहीं कर सकते अल्फाज में। तो मैं यही आपसे अर्ज कर रहा हूँ ना, तो ये जो चीजें हैं, जब इंसानियत के खिलाफ ये चीज हो रही है और एक ऐसी स्टेट कर रही है जिसको यूएनओ के फ्लैग के अंदर कायम किया गया है और जो दुनिया में कायम है, उसके खिलाफ, उसकी पॉलिसी के खिलाफ आप बात करें तो शाह महमूद कुरैशी को सौरभ से पूछना चाहिए था कि किस तरह एंटी सेमिटिज्म हो गया। क्योंकि यहूदी सारे कोई इसराइल में तो नहीं रह रहे, यहूदी तो बाहर भी रह रहे, यूरोप में भी रह रहे, यहूदी रशिया में भी रह रहे। यहूदियों के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो यहूदियत की मुखालफत कर रहे, जो ज़ियोनिस्ट की मुखालफत कर रहे, जो ये मुंह पे नेतन्याहू के मुंह पे कह रहे हैं कि ये तू जालिम है, तू हिटलर है, तू हॉलोकॉस्ट में इतना। आज लोगों नारा लगा रहे हैं, आप देखिए लोग नारा है हिटलर जिंदाबाद, और ये तस्वीरें लगा रहे हैं कि हिटलर की तस्वीर लगा के नीचे लिखते हैं कि अब तुम्हें पता चलेगा कि मैंने यहूदियों को क्यों मारा था। अब ये कुछ गाजा में जो कुछ हुआ है तो ये तो हॉलोकॉस्ट से भी बदतरीन एग्जाम्पल, इससे बड़ी इंसानियत सोच मजालिम जो है वो दुनिया में ढाए गए। अब जो बाइडन, उसको शर्म नहीं आती, अमेरिका का प्रेसिडेंट है, इतने बड़े मुल्क का प्रेसिडेंट है, लेकिन जितने मुल्क का प्रेसिडेंट है सोच में उतना ही नैरो है, उतना ही गिरा हुआ है। यानी उस शख्स को देखिए, उसके अपने बेटे की गालबन कैंसर से डेथ हुई थी, उसके बाद खुद कहता है कि मेरे पास घर खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, बाराक ओबामा ने मुझे दिया, मैं इलाज के लिए घर बेचना था तो बाराक ओबामा ने मुझे पैसे दिए। तो जिसके बच्चे की डेथ हुई है कैंसर में, उसके अंदर कुछ तो इंसानियत होनी चाहिए, लेकिन इतने दोगले, इतने झूठे, इतने हिपोक्रेट है। आई थिंक जो बाइडेन इज द बिगेस्ट हिपोक्रेट एवर बोर्न। लेकिन ब्रिगेडियर साहब, आर द हार्बर ऑफ टेररिज्म। जी ब्रिगेडियर साहब, आप एक तरफ पे बात करें जो बाइडेन के हवाले से, एंड जो बाइडेन इज अनदर टेररिस्ट बोर्न इन यूनाइटेड स्टेट्स, जो खड़ा होकर कहता है कि इजराइल हैज द राइट टू डिफेंड इटसेल्फ। लेकिन ब्रिगेडियर साहब, उन मुस्लिम ममालिक के हवाले से क्या कहेंगे जो मुस्लिम ममालिक भी खामोश बैठे हुए हैं? मैं मुस्लिम ममालिक के हवाले से इसलिए नहीं कहता कि मुस्लिम ममालिक तो सारे जो है वो लेट गए हैं ना, मुस्लिम ममालिक तो डरे हुए हैं, मुस्लिम ममालिक तो मुसलमानों की पीठ में छुरा घोंपने को तैयार है। मुस्लिम ममालिक जो है वो अपनी जो दौलत है उसको बचाने के फिक्र में, मुस्लिम ममालिक को अपने जाती मफादात को बचाने की खातिर खामोश हुए हैं। इतनी बेहिस मुस्लिम वर्ल्ड आपको दुनिया में नजर नहीं आई। ये बिके हुए लोग हैं, दे आर सोल्ड आउट पीपल। कोई डॉलर पे बिके हैं, कोई कुछ और चीज पे बिके, इनको परवाह ही नहीं है, उनको कभी भी परवाह नहीं। सही
ब्रिगेडियर साहब, मैं इसी पॉइंट पे आपके पास वापस आऊंगी। स्टूडियो में हमारे साथ तशरीफ रखते हैं मियां हबीबुल्लाह साहब। मियां हबीबुल्लाह साहब, ब्रिगेडियर साहब ने बड़े अच्छे तरीके से बयान किया कि जैसे आपने कहा कि ये लोग इन्फ्लुएंस रखते हैं, कोई अमरीकी सदर जो है वो बगैर इनकी हमायत के जो है वो आगे नहीं आ सकता या वो सदर नहीं बन सकता है। लेकिन मियां साहब, इस तरह के जो मुजालिम हैं वो कब तक ढाए जाते रहेंगे? और वो बरादरियां जो बैठकर, आलमी बरादरियां जो बैठकर इंसानी हकूक पर बात करती हैं, जिन्हें पाकिस्तान में मलाला तो नज़र आ जाती है, जिन्हें बाकी ममालिक के अंदर ऐसे वाक़यात होते हुए तो नज़र आ जाते हैं जहाँ पे वो एक बच्चे या एक बंदे को पिक कर लेते हैं, लेकिन उन्हें गज़ा में बच्चे शहीद होते हुए नज़र नहीं आते, उन्हें कश्मीर में लोग नज़र नहीं आते। असल में फ़ायज़ा बात यह है कि इसराइल की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है ना वो के सियासतदानों पर भी है, और यही वजह है कि उनकी सियासी जमातें और सारी सियासी जमातों पे, और वो अक्सर अपना असर व रसूख कायम रखने के लिए जो है वो सियासत पर सरमायाकारी करते हैं, और दोनों सियासी जमातों पर जो है ना वो उनको पता होता है कि किसने कामयाब होना है, दोनों पर वो उनकी इन्वेस्टमेंट होती है। तो वो कोई भी वहाँ बरसरे इक़्तिदार आ जाए, वो इसराइल के हवाले से जो उनका ना अमेरिका का मौक़िफ़ एक ही है, और वो ही उनको उनका पुश्त पनाह भी है। तो इस वजह से चूँकि अमेरिका का अपना एक असर व रसूख है पूरी दुनिया पे, और ख़ास करके इस्लामिक वर्ल्ड पर बहुत बुरी तरीके से उन्होंने जो है वो कैप्चर किया हुआ है मुसलमान ममालिक को। कुछ को तो जो वो समझते थे उनको तो उन्होंने तबाह कर दिया वैसे ही। तो और बाकी जो लोग हैं जो ज़रा सी आवाज़ बुलंद करता है वो उसको टारगेट कर लेते हैं, और वो उस पर फिर जो है वो तरह तरह की पाबंदियाँ लगाकर और उनको मुख्तलिफ तरीक़ों से जो है वो स्लो पॉइजनिंग के ज़रिए जो है उनकी वो हैसियत ख़त्म करने की कोशिश की जाती है। तो एक तो देखें बात यह है कि चूँकि प्रबर्दा है इसराइल अमेरिका का, तो जब तक अमेरिका का दिमाग ठीक नहीं होगा उसमें जो है हम इस्लामिक वर्ल्ड या कोई ऐसी उनके अंदर से ताकतें जो उनको इस हवाले से जो है वो मोटिवेट नहीं करती, उस वक्त तक कुछ नहीं हो सकता। और ये मसला मेरा नहीं ख्याल इस तरीके से हल होने वाला नहीं है जब तक मुसलमानों को अपने पाँव पर खड़ा होने का मौका नहीं मिलता, वो अपना असर रसूख बढ़ाते नहीं है, वो दुनिया के। और देखें दो तरीके हैं इसके, एक तो ये है कि कोई ताकत में जो है वो उनसे कहे कि आओ भी फिर जंग कर लें, इस्लामिक लोग जो हैं वो वहाँ अपनी कुमक भेजें और कहें कि जी आओ फिर दो दो हाथ कर लेते हैं। एक तो तरीकाकार ये है। दूसरा तरीकाकार ये है कि आप जो है दुनिया को मजबूर करें, और उसके लिए जो है वो आपको मीडिया का और राय आमा का सहारा लेना पड़ेगा, आपको दुनिया की राय आमा हमवार करनी पड़ेगी। और जितनी बड़ी देखें ये कोई तुक नहीं बनता, राय आमा कैसे हमवार हो सकती है? तो पॉसिबल ही नहीं। पॉसिबल है, क्यों नहीं है। आज देखें कि दुनिया मुहज़्ज़म मुल्कों में जितने लोग मुसलमान उतने नहीं निकले जितने गैर मुस्लिम उनके लिए निकले हैं, क्योंकि वो एक बराह रास्त जुल्म, दुनिया को पता है, इस चीज़ का दराक है दुनिया को कि वो नहत्ते लोग हैं, उनके पास असला नहीं है, इसके बावजूद आप उनको मारे जा रहे हैं। इतनी बर्बरियत और जुल्मियत, जो राय आमा अगर उनके अगेंस्ट आती होगी उसे वो कैसे सुनेंगे, कैसे मानेंगे? वो उसको सिर्फ वो दबा रहे हैं इस वक्त। देखें चूंकि जिस तरह कंपनियों पर उनकी और ख़ास करके मीडिया के अदारों पर उनका असर रसूख है, तो वो दुनिया की आवाज़ को जो है ना उभरने नहीं देते। लेकिन इसके साथ साथ सोशल मीडिया इतनी बड़ी तादाद में मौजूद है और कोई चीज़ छुपाई नहीं जा सकती। इस वक्त भी जो एक राय आमा हमवार हो रही है और जिस तरीके से लोग जो है वो बात कर रहे हैं, लोग ये समझते हैं, और मैं समझता हूँ कि ये राय आमा ही की ताकत है कि जो बाइडन भी जो है वो अब डिफेंसिव हो गया है, वो उस तरीके से अब बात नहीं करता उनकी इसराइल की कि ये वो दुरुस्त कर रहे हैं। अब उनको भी जो है वो ढके छुपे लफ्जों में या अंडर हैंड जो है वो हमायत करनी पड़ती है, खुलकर वो उसकी तरीके से हमायत नहीं कर रहे जिस तरीके से पहले दिन वो कर रहे थे। ब्रिगेडियर साहब, हम जब देखते हैं कि अगर करंट सिचुएशन की बात की जाए तो दुनिया जो है इस वक्त बड़ी ग्लोबली चेंज की तरफ जा रही है। एक तरफ पे पाकिस्तान जो है वो खासी अहमियत रखता है। हमने ये देखा है कि माजी में जब कभी भी कोई बात की जाती रही है तो डू मोर का मुतालबा हमेशा पाकिस्तान से किया जाता रहा है। आज इस फोरम के ऊपर जहां पर शाह महमूद कुरैशी साहब ने बड़े अच्छे तरीके से एक आवाज़ को बुलंद किया है, आप क्या समझते हैं कि हमने जालिम के खिलाफ उसके सामने आवाज़ उठाने की कोशिश की है? क्या इसके हवाले से कोई रिएक्शन हमारी तरफ आ सकता है? हमें जब भी आप जुल्म के खिलाफ बोले, चाहे वो जुल्म आपकी ज़ात पे हुआ हो, चाहे वो कम्युनिटी में हुआ हो, चाहे वो आपकी अपनी हुकूमत की तरफ से हुआ हो, आपके लोगों की तरफ से हुआ हो, या ये जो जुल्म आजकल पैलेस्टाइन में हिटलरिज्म जो नाजिज्म जो है, जो पीक पे है, जो हिटलर के जो पैरोकार हैं,
जो नेतन्याहू जैसे हिटलर सानी है और जो उसकी कैबिनेट है, जब उनकी तरफ से हुआ तो जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना ये तो आपका मुसलमानों का खासतौर पर फर्ज बन जाता है, और जो इस जुल्म के ऊपर चुप रहता है वो मुनाफिक होता है। जी आपने बताया कि आपको पता है कि इस्लाम में भी जिहाद के दर्जे जरूरी नहीं है कि आप शमशीर लेके बाहर निकल जाएं, राइफल लेके बाहर निकल जाएं, कहेंगे मैं आपने अपने कलम से, अपनी जबान से और अपने हाथों से, यानी आपने लिखना है, कलम से बोलना है, आंखों से देखना है, चीज को क्रिटिसाइज करना है, ये भी एक जिहाद का नाम है। और कहा जाता है कि अगर आप जैसे पाकिस्तान और इजराइल की कोई जियोग्राफिकल कंटिन्यूटी नहीं है, हम एक दूसरे से काफी दूर है और मुख्तलिफ खित्तों में वाक़ हैं, तो साफ जाहिर है कि आप जो इंटरनेशनल हालात हैं, जो दुनिया की जो ग्लोबल वर्ल्ड है, उसके अंदर आप कोई फिजिकल इंटरफेरेंस तो नहीं कर सकते। जी पाकिस्तान ने की, जिस वक्त अरब इजराइल वॉर हुई और इस जंग का समा था, तो उस वक्त आपने अपने पायलट भेजे इजिप्ट, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी आपसे फ्लाई करने के लिए, और जॉर्डन भेजे, और बल्कि आपका हमारा एक आर्मर ब्रिगेड वहाँ पे रहा, तो आपने फिजिकली पार्टिसिपेट भी किया, लेकिन वो कोलेशन का हिस्सा था, इंडिपेंडेंटली कुछ नहीं किया। तो अब वहाँ पे आप देख लीजिए कि किस तरह उन्होंने परफॉर्मेंस की। लेकिन अब चूंकि हम कोई कोलेशन ऐसी बनती नजर नहीं आ रही है, कोई अलायंस ऐसा बनता फिजिकल इंटरफेरेंस में, हालांकि वहाँ पे एक पीस कीपिंग फोर्स जानी चाहिए। इस्लामी ममालिक ने जो फोर्स बनाई है, इसको वहाँ पे जाना चाहिए, लड़ाई लड़ने के लिए नहीं, बल्कि ये इंश्योर कराने के लिए कि जो मुजालिम हो रहे हैं, जो तबाहियाँ हो रही हैं, वो ना हो। तो अगर उसके हिस्सा नहीं बन सकते तो कम से कम डिप्लोमेटिक लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, फोरम के लेवल पे, सेमिनार के लेवल पे, आपकी कनेक्टिविटी के लेवल से, मुख्तलिफ सरबराहान से मुल्क से मिल के लेवल पे, यूएनओ को मरास्ते भेज के लेवल पे, इंटरनेशनल रेड क्रॉस को कॉन्ट्रैक्ट करने के हवाले से, ह्यूमन राइट्स वॉच के दफ्तर के सामने मुजाहरा करने के हवाले से, इजरायली एम्बेसी, अमेरिकन एम्बेसी के सामने मुजाहरा करना कि जी आप अमेरिकन को फोर्स करें कि वो रुकाए। आखिर वेस्ट में क्या हुआ है आप देखिए, कितने बड़े बड़े जुलूस निकले। फ्रांस ने पाबंदी लगाई थी जुलूस निकालने में, लेकिन फ्रांस में लोग बाहर आए या नहीं आए? बिल्कुल तो ये तो इंतहाई जरूरी हो जाता है कि आप जुल्म के खिलाफ अपनी अपनी जगह पे जरूर बोलें, अपनी आवाज को उठाएं, और वो आवाज, ये बात याद रखिए। और हिटलर जो है, हिटलर सानी जो है, नेतन्याहू हिटलर जो है, उसको भी ये बात पता होनी चाहिए। और इजरायली जो एवलांजिकल ज्यूज हैं जो कहते हैं कि टू टॉक अगेंस्ट इजराइल इज टू टॉक अगेंस्ट गॉड, उनको ये पता होना चाहिए कि जो आजादी की तहरीक दुनिया में चली है वो रुकी नहीं है। कि नरेंद्र मोदी को भी पता है कि कश्मीर की राइट ऑफ सेल्फ डिटरमिनेशन की तहरीक जो चली है ये रुकेगी नहीं, इसको वो खुद ही लोग लेके चलेंगे। जो पैलेस्टीनियन, आप देखती है कि फलस्तीन का एक छोटा सा बच्चा एक हाथ से फीडर पकड़ी होती है, दूसरे हाथ से पत्थर पकड़ा हुआ है। बिल्कुल, लोग नमाज पढ़ रहे हैं तो नमाज पढ़ते हुए भी अपने हाथों में पत्थर पकड़ के नमाज पढ़ रहे हैं। तो ये तहरीक तो रुकेगी नहीं। अब इसको रिकॉग्नाइज कर ले। अगर अमेरिका के अंदर ये दहशतगर्द ओरिएंटेड, टेररिज्म ओरिएंटेड, टेररिज्म प्रीचिंग, टेररिज्म लेड ये सदूर ना होते, जिनमें जॉर्ज बुश इन सब का बाप था, जिसने इस दुनिया को तबाह किया, जिसने इराक को तबाह किया, 9/11 जो खुद CIA और मुसैद ने किया था, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, अफगानिस्तान को तबाह करने के लिए 9/11 कराया गया। दुनिया पूरी कह रही है। अब तो बहुत सारी तंजीमें बन गई हैं, मेरे लफ्ज नहीं है, आप जाके पढ़ ले। 400 तंजीमें बन गई हैं जिन्होंने ये क्लेम किया है कि 9/11 हो ही नहीं सकता था। उसमें इंजीनियर्स भी शामिल है, उसमें पायलट भी शामिल है, फायर ब्रिगेड वाले भी शामिल है। ये जॉर्ज बुश जो है वो जब दुनिया का सबसे बड़ा, ही वाज द बिगेस्ट टेररिस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड बाराक ओबामा फॉलोड हिम। सो इन्होंने ISIS रेस की CIA ने, इन्होंने उसको फंड दिए, उनके जॉर्डन में लोग ट्रेन किए, खलीफा बना के खड़ा कर दिया जो बुनियादी तौर पे यहूदी था, उसको इन्होंने रोल दे दिया कोई खलीफे का। तो ये इस किस्म की चीजें जो हैं ये लाख करती रहे। लेकिन अब जो बाइडन, मैं कह रहा हूँ ना कि इसके ये लोगों की इखलाकियात की इनमें जमीर ही नहीं है, ये बेजमीरे लोग हैं, झूठ बोलते हैं और फ्रंट पे आके झूठ बोलते हैं और कहते हैं जी झूठ बोलना गलत है। और सबसे ज्यादा झूठ बोलते हैं जब मुसलमानों की बारी आती है। तो ये रुकेंगी नहीं। तो हमें इस चीज को लेके आवाज को उठाना है और आवाज को मुख्तलिफ लोगों तक पहुंचाना है। ये हमारी उसमें अपना किरदार अदा करना है। बहुत खूबसूरत बात की आपने ब्रिगेडियर साहब कि अगर आप जो है जिहाद के बहुत सारे तरीके आपने बता दिए कि जिसमें एक तरीका ये भी है कि आप जो अपनी जुबान के जरिए भी किसी चीज़ को रोक सकते हैं, उसके लिए आवाज़ उठा सकते हैं। हम यहाँ सब हम बात करते हैं
बिलखुसूस अमेरिकन टेन्योर के हवाले से हम देखते हैं कि अमेरिका के जब भी इलेक्शन होते हैं, जो भी मुंतखब होने वाले सदर होते हैं, एक ख़ास किस्म की डिबेट मीडिया पे स्टार्ट हो जाती है। मेरे ही प्रोग्राम में गालिबन आप मेरे साथ मौजूद थे, जिसमें हमने बात की थी कि जो बाइडन जो है, जब ये अमेरिकी सदर बन के आएंगे तो इनकी शख्सियत हम किस तरह से देखते हैं। आया क्या दुनिया जो है वो जंगबंदी की तरफ जाएगी, या फिर दोबारा से हम एक नई खाना जंगी की तरफ मुंतकिल हो जाएंगे? तो क्या समझते हैं आप कि जो प्रेडिक्शंस और जो बातें हम किया करते थे इन साहब की शख्सियत के हवाले से या अमेरिका के किरदार के हवाले से, क्या ये चीज़ें जो हैं वो दुरुस्त साबित होना शुरू हो चुकी हैं? अच्छा फायदा, हम जो है ना अपने पिराहे में आलमी सियासत का भी जो है ना तजिया करते हैं जी। लेकिन दुनिया हमसे बहुत मुख्तलिफ है और ख़ास करके अमेरिका जो है ना वो पाकिस्तान की सियासत से बहुत मुख्तलिफ है। जी। वहाँ जिसकी भी हुकूमत आती है उसको बाज़ पॉलिसियाँ जो बुनियादी पॉलिसियाँ होती हैं वो फॉलो करनी पड़ती हैं जी। और वो उन पे वो उस तरीके से असरअंदाज नहीं हो सकता। वहाँ शख्सियात असरअंदाज नहीं होती। वो जो बाइडन हो, बाराक ओबामा हो, क्लिंटन हो, जो भी हो, उसको वही कुछ जो है वो अपनाना पड़ता है जो उनके थिंक टैंक्स और जो उनकी कौमी अहमियत के जो अदारे हैं वो उनको एक पॉलिसी तय करके देते हैं। तो इसी वजह से जो हम जो कहते थे कि जो बाइडन आ जाए या जो भी जीत के जाए या दोबारा जो है वो जो वो पुराने सदर थे उनके वो जीत के आ जाएं तो उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो वो वही साबित हुआ अब कि देखें जो बाइडन हो या जो भी हो, जो अमेरिका की पॉलिसी है उन्होंने उसी को टो करना होता है और उस पर कोई शख्सियत असरअंदाज नहीं हो सकती। दूसरा देखें दुनिया में जो है वो अमेरिका ने अपना असर और रसूख कायम रखने के लिए दुनिया को उलझा के रखा हुआ है। ये बिल्कुल दुरुस्त कहा ब्रिगेडियर साहब ने कि 9/11 एक हवा था जो सिर्फ सरासर मुसलमानों के खिलाफ जो है वो एक आलमी जंग तो मियां साहब आपने करने के देखा लिए नहीं जो कि है हैरी वो क्लिंटन जब अपनी एक इंतखाबी मुहिम के दौरान खुद भी बात कहती रही कि दाइश किसने बनाई, आईएसआईएस बनाने वाले सारा लोग कुछ कौन ही थे? उन्होंने बनाया। उन्होंने देखा ना कितने अच्छे तरीके से उन्होंने मुसलमानों पर दहशत गर्दी का एक वो टैग लगाया और उनको चुन चुन के उनका बेड़ागर कर दिया। शाम आपने तबाह कर दिया, इराक आपने तबाह कर दिया, लबनान आपने तबाह कर दिया, मिस्र आपने तबाह कर दिया, लीबिया आपने तबाह कर दिया, ईरान को आपने जो है वो मफलूज करके रख दिया, पाकिस्तान पे आपने तरह तरह की पाबंदियां लगा दी। और देखिए दुनिया में जितने भी इस्लामी मुल्क जो सर उठाने वाले थे उन पे किसी ना किसी तरीके से जो है ना उन्होंने अपना उनको दबाने की कोशिश की, कुछ को तबाह कर दिया और कुछ को जो है वो तबाह करने की कोशिश में लगे हुए हैं। लिहाजा अगर मुसलमानों को होश नहीं आती तो फिर इनका अल्लाह ही हाफिज है। इनको उन्होंने जो है वो अय्याशी के नशे पर लगा दिया है और खुद जो है मुसलमानों को ही पैसा इस्तेमाल करते हैं और इन्हीं के पैसे से वो कारोबार करते हैं। हम मुसलमान जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक कंज्यूमर मार्केट के तौर पर रह गए हैं। हम कंज्यूमर हैं और वो हमारे ही पैसों से सारी दुनिया में सियासत भी कर रहे हैं, तजारत भी कर रहे हैं और हमें छितर भी मार रहे हैं। तो अब मेरा ख्याल है कि अभी भी अगर मुसलमानों को होश नहीं आती और अगर इन्होंने जिंदा रहना है तो कम अज़ कम बुनियादी चीज़ों पर इनको जो है इत्तफाक राय करना पड़ेगा और कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा, वरना ये 1.5 अरब हों या 1,500 हों इनकी कोई हैसियत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जी, हमारे साथ मौजूद है साबिक वजीर खारजा पाकिस्तान सरदार आसिफ अहमद अली खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर बात कर रहे हैं हम कुछ गजा में उठाए जाने वाले मुजालिम के हवाले से, और जब हम बात करते हैं गजा के हवाले से तो इसराइल का एक खोलनाक चेहरा जो फिर दोबारा से दुनिया ने देखा है, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? और खुद आप जो है वजारत खारजा अपने पास रख चुके हुए हैं। पॉइंट ये डिस्कस किया जा रहा है कि जैसे शाह महमूद कुरैशी साहब ने इस हवाले से जिस तरह से अपनी आवाज़ को बुलंद किया है या पाकिस्तान के नैरेटिव को आगे रखा है, आप क्या समझते हैं कि ये नैरेटिव कैसा रहा है? और इसके बाद आप क्या समझते हैं कि क्या पाकिस्तान के ऊपर इस बात का कोई रिएक्शन आ सकता है? देखें जी, बात यह है कि इस सारे जंग में 2-3 चीज़ें सामने आई हैं जी। बाकी जज्बात के साथ तो हम जो भी कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, और जो हकायक हैं उनको पहचानना चाहिए जी। और हकायक ये हैं कि मुस्लिम दुनिया में सिर्फ 2 मुल्क उन्होंने आवाज़ उठाई है, एक तुर्की ने और एक पाकिस्तान ने जी। और जो गैर मुस्लिम मुल्क है उनमें सिर्फ चाइना ने सबसे सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स में से चाइना ने रेजोल्यूशंस सिक्योरिटी काउंसिल में पेश की। जी। बाकी
रहा मामला OIC का या अरब लीग का, वहाँ से कोई आवाज़ें नहीं उठी, ना ही वहाँ से कोई खैर सपोर्ट का ऐलान हुआ है, और ना ही वहाँ पब्लिक बाहर निकली है। वहां तो जुबान को ताले पड़ गए। और देख लें, अब ये उनके अरब भाई हैं, मुसलमान भी हैं और अरब भी हैं, कोई नहीं उनके लिए उठा। और उनको सपोर्ट जो वेस्ट में मिली है, जो कॉमन आदमी हैं, जो ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, उसमें यकीन रखते हैं, अमेरिका हो या यूरोप हो, जी उधर बेपनाह दुनिया बाहर निकली। और फिर सोशल मीडिया पे जो जो मुजालिम उन्होंने किए हैं वो दिखाए जी गए हैं, उससे एक पब्लिक में बड़ी सख्त रिएक्शन आई। जी और फिर अमेरिका के अंदर आप देखें कि सेनेट में अर्नी सैंडर्स हैं, जो कि पहले प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट जी के लिए कोशिश कर रहे थे, हालांकि वो यहूदी हैं, जी उन्होंने एक बड़ी स्ट्रॉन्ग रेजोल्यूशन सेनेट में पेश की, जिसमें ये कहा गया कि अमेरिका इजराइल को वो जो $800 बिलियन का मिलिट्री साजो सामान है वो ना दे, या वो दे तो इन शर्त पे दे कि वो उसे सिविलियंस को मारने के लिए, जंग के लिए इस्तेमाल नहीं जी करेगा। तो उसको उनको 25 वोट मिले सेनेट के 100 वोटों में से। जी तो ये तारीख में पहली बार एक इंसानियत के लिए और अरबों के लिए सेनेट में आवाज़ उठी। फिर अमेरिका की जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, वहाँ भी आवाज़ उठी। न्यूयॉर्क में, बड़े बड़े शहरों में बहुत बड़े जुलूस निकले, यूरोप के हर शहर में जुलूस निकले। और फिर ये बाइडेन साहब के ऊपर प्रेशर आया, क्योंकि उन्होंने पहले तो नेतन्याहू को इजाज़त दे दी कि मार धार करनी है कर लो, क्योंकि उन्होंने कहा कि इजराइल की का हक है कि अपने आप को अपना डिफेंस करे। जी फलस्तीनियों को ये हक नहीं है, ये सिर्फ इजरायलियों को हक है। ये बाइडेन की स्टेटमेंट थी। अब बाइडेन की वजह से ये सारी कत्ल वगैरत हुई है, क्योंकि उसने इनको लाइसेंस दिया कि मार दो जिन्हें मारना है। सिद्धार्थ साहब, और अल्लाह ना नादिम करे, खुदा ना ख्वास्ता, हम मजीद तवक्को कर सकते हैं कि जैसे आज गजा पे हमला किया गया, तो जिन जिन ममालिक के अंदर जंग बंदी के बारे में सोचा गया था, या जिन जहाँ जहाँ तय पा गया गया था कि जंग बंदी होगी, क्या फिर दोबारा से वहाँ पे खाना जंगी शुरू कर दी जाएगी अमेरिका की जानिब से या आलमी जी ताकतों की जानिब देखें, से? अभी फिलहाल तो गाजा को उन्होंने खंडर बना दिया, जी और गाजा में हालात इतने ख़राब हैं कि ना वहाँ पानी पीने को है, ना बिजली है, अस्पताल जो से हैं वो भर चुके हैं, साजो सामान नहीं है, दवाई अद्वियात नहीं है। इस तरह सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करके रख दिया जी इसराइल ने। और जो रास्ता है, एक और मैं आपको बात बताऊँ, बड़ी अजीब बात है कि गाजा का एक बॉर्डर, यानी दो तरफ तो वो इजराइल है, तीसरी तरफ समुद्र है, वो भी इजराइल ने कंट्रोल कर रखा है, और चौथी तरफ उनका बॉर्डर मिस्र के साथ मिलता है। जी अब ये अजीब बात ये है, जो हम समझने से कासिर है, कि मिस्र ने वो क्यों ब्लॉकेड किया है गाजा को। अगर मिस्र बॉर्डर खोल दे तो फिर उनकी जो तामीर नौ हो सकती है, और उनका जो शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो दोबारा बहाल हो सकता है। लोगों के लिए कोई हेल्प जा सकती है, अद्वियात जा सकती हैं, उनके लिए काम हो सकता है, मगर वो उनको भी एक ही रास्ता, वो इजराइल के कंट्रोल में है, वो आज फिर बंद कर दिया उन्होंने। सरदार साहब तो हमारे मैं साथ। समझ से कासिर हूँ कि वो गाजा का जो मिस्र के साथ जी बॉर्डर है वो क्यों नहीं खोलते। सही ये किस किस्म के लोग हैं ये। जी। सरदार साहब, मैं आपके पास इसी पॉइंट पे वापस आऊँगी। मियाँ साहब, आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे सरदार साहब ने कहा कि जी इस वक्त गजा की जो करंट सिचुएशन है वो सबके सामने है, फिर उन्होंने ये भी बता दिया कि किस तरह से जो बाइडन की जो कैंपेन रही, जो अभी हम बात कर रहे थे। मियाँ साहब, अब सवाल यहाँ पर ये बनता है कि एक तरफ पे पूरी दुनिया इकट्ठी हो गई है, आवाज़ें उठाना शुरू कर दी हैं, और आपने खुद भी कहा कि उसमें मुस्लिम ममालिक के अलावा भारी तादाद में वो लोग शामिल हैं जो मुस्लिम ममालिक में शुमार नहीं होते हैं।
इस तरह की तहरीकों से क्या फ़ायदा होगा? क्या दुनिया के अंदर ढाए जाने वाले मुजालिम जो हैं वो रुक जाएंगे या उनमें तेज़ी आएगी? ये देखें, जैसे मैंने शुरू में कहा था ना कि ताकत की जो है ना, वो ताकत के अपने असूल होते हैं, उसके अपने कानून और ज़ाब्ते होते हैं, वो दुनिया के कानून और ज़ाब्तों को तस्लीम नहीं करते। अब हम अगर माजी का भी जायज़ा लें तो हमेशा से इसराइल ने जो है वो कोई 15-20 साल या 25 साल के बाद वो एक भरपूर हमला करता और फ़लस्तीन का सारा स्ट्रक्चर जो है वो तबाह करके रख देता है। अभी भी जिस तरह सरदार साहब बता रहे थे कि सारा जो है उन्होंने फ़लस्तीन गज़ा खास करके उसका सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना उन्होंने तबाह करके रख दिया। अब उनको जो है ये कम अज़ कम 15-20 साल लगेंगे दोबारा इस पोजीशन में खड़े होने के लिए, तो उनको तो वो सर उठाने ही नहीं देते। तो और हर जंग के बाद जो और हर पेशकदमी के बाद वो कुछ ना कुछ इलाकों पर कब्जा कर लेते हैं और पूरी दुनिया में मासवाए जो है वो नहीब सी आवाज़ों के मजम्मत के अलावा और कुछ नहीं कर पाते। तो असल में बात यह है कि जो फैसला करने वाली कुव्वतें हैं उन पे अगर असरअंदाज नहीं हुआ जा सकता तो आवाज़ें आप जितनी मर्जी बुलंद कर लें, शोर मचता रहेगा, उनके खिलाफ बातें भी होती रहेंगी, लेकिन बात यह है कि वो तो अपना टारगेट अचीव कर लेते हैं, उनको तो रोकने वाला कोई नहीं है। तो सद्देबाब तो ये होना चाहिए और इस पर गौर व फिक्र होना चाहिए कि उनको रोका कैसे जा सकता है, किस तरीके से, कौन से वो इसबाब हैं और कौन से इकदामात हैं जिसके करने से जो है वो उनको नथ डाली जा सकती है। सरदार साहब, आप खुद पाकिस्तान के साबिक वजीर खारजा रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि आलमी बरादरी में इन इश्यूज़ पे किस तरह से बात की जाए और कैसे आलमी बरादरी में वो करारदादें मंजूर करवाई जाएं कि जिनके ज़रिए इस बात को असर नो, इस बात की तरफ उनको यकीन दहानी दिलाई जाए कि अब आइंदा कभी भी किसी निहत्ते मुल्क के ऊपर या किसी निहत्ती अवाम के ऊपर इस तरह के मजालम के पहाड़ नहीं तोड़े जाएंगे? सरदार साहब, मैं भी थोड़ा सा इजाफा करना चाहूँगा फायजा के सवाल में। क्या पाकिस्तान, तुर्की, रूस और चीन के साथ मिलकर कोई ऐसा बंदोबस्त कर सकता है कि इनको रोका जा सके? जी देखें, ये तो बड़ा मुश्किल है कहना। मुझे लगता नहीं कि ऐसा हो सके जी, मगर ये एक तो और बातें निकली हैं इसमें, वो मैं अर्ज कर देता हूँ। एक तो रिएक्शन इजराइल के अंदर आई है जी, और इजराइल के अंदर सारे को नेतन्याहू के सपोर्टर नहीं है, बल्कि उसकी तो अक्सरियत नहीं है उनकी कनेसेट पार्लियामेंट में, और इसलिए वो इंतहा पसंद यहूदी जमातों के साथ मिलकर ये सब कुछ कर रहा है जी। और अब ये एक तासुर इजराइल में फैल रहा है कि हमारी तो जो सिक्योरिटी है वो तो इस शख्स ने दौड़ पे लगा दी, क्योंकि गाजा से हमास ने 2,500-3 हज़ार रॉकेट्स मारे, जिससे कम से कम 20 इसराइली मरे हैं जी। तो अगर ये कहीं दोबारा शुरू हो गया और हिजबुल्लाह ने शुरू कर दिया लेबनान से, हिजबुल्लाह इस वक्त काफी एक्टिव भी है जी। एक बार इनकी जंग में हिजबुल्लाह ने तो इनके दांत खट्टे कर दिए थे जी, और इतने वो मुनज़्ज़म थे। तो इजराइल में वहाँ एक बड़ी परेशानी पाई जाती है कि अब हमें जंग के अलावा भी कुछ सोचना पड़ेगा। जी, तो एक ओपिनियन बिल्डअप हो रहा है सारी वेस्टर्न वर्ल्ड में भी, और अमेरिका के अंदर भी एक ओपिनियन, यानी उनकी कांग्रेस में ये ओपिनियन डेवलप हो रहा है। वो ओपिनियन को मेजॉरिटी में नहीं है, मगर इसके बावजूद भी आज तक हमने नहीं सुना कि उनकी कांग्रेस में, पार्लियामेंट में आवाज़ें उठनी शुरू हो गई हैं। और सेनेट का यानी 25% जो उनकी सेनेट है उसने वोट दिया है कि इनको मिलिट्री सामान ना दे। जी। तो एक तब्दीली नजर आ रही है मुझे, और यही सिर्फ हम उम्मीद कर सकते हैं कि पब्लिक की रिएक्शन बड़ी सवेर है। और इसकी एक बुनियादी वजह ये है कि सोशल मीडिया जी, एक बहुत बहुत पावरफुल एक टूल बन चुका है, बिल्कुल। और और उस पे फलस्तीनी जो हैं वो इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। और मैं आपको ये भी बताऊं, फलस्तीनी बड़े पढ़े लिखे लोग हैं जी, उनमें तालीम बेपनाह है, 90% लिटरेसी है और बहुत पढ़ते हैं यूनिवर्सिटियों में। और सरदार साहब, दूसरे जाने पे मुत्तहिदा अरब अमारात जो है वो सालसी का किरदार जो है अदा करने के लिए भी तैयार है माबैन फलस्तीन के और इसराइल के। नहीं, उनका नहीं माना नहीं जाएगा, हमास नहीं मानेगा, क्योंकि उन्होंने तो इसराइल को तस्लीम कर लिया है। जी, बिल्कुल।
उनको कैसे वो माने एज ऑनेस्ट ब्रोकर? तो वो तो नहीं होगा इस तरह। ये सारसी बड़ी मुश्किल होती जा रही है, क्योंकि हमास ने ये भी शर्त रखी है, अल फतह ने भी ये शर्त रखी है कि जब तक अमेरिका यरूशलेम को इजराइल का कैपिटल मानने से इनकार नहीं करता, जी उस वक्त तक हम अमेरिका को एक ऑनेस्ट ब्रोकर नहीं समझेगी, जी एक मीडिएटर हम नहीं समझ सकते। ठीक तो उन्होंने तो ये शर्त रख दी है। तो इसलिए ये मामला कहीं और से होगा। अमेरिका का रोल मुझे नहीं नजर आता सही। कि ये फलस्तीनी उसको कबूल करेंगे। ठीक, मियाँ हबीबुल्लाह साहब, मामला जो है वो किसी और तरफ निकल पड़ा जा चुका हुआ है। अगर हम बात करते हैं इसराइल के हवाले से, तो कुछ अर्सा पहले हमने देखा था कि इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से काफ़ी डिबेट्स हो रही थी। सऊदी अरब ने अपने ताल्लुकात इस्तवार करना शुरू कर दिया, मुत्तहिदा अरब अमारात ने जिसको तस्लीम किया, बाकायदा वहाँ पर उनकी पहली फ़्लाइट को लैंड करवाया गया, फ़िज़ाई हदूद जो है वो सऊदी अरब की इस्तेमाल की गई थी। आप क्या समझते हैं कि एक तरफ जो उम्मत मुसलमा है वो इनको तस्लीम भी कर रही है, दूसरी जानिब पे सालिस का किरदार अदा करने के लिए जो पेशकश भी की जा रही है, और साथ ही साथ हमास जो है वो इस बात को मानने से इनकार भी कर रहा है, क्या कहेंगे आप? असल में जो जिन इस्लामी ममालिक ने, और ख़ास करके ये ना असल लड़ाई ये अरबों की है, तो हम तो वैसे ही चूँकि बतौर मुसलमान जो है वो अपना फरीज़ा समझते हैं, लेकिन असल फरीक इसका जो है ना वो मिडल ईस्ट है। लेकिन मिडल ईस्ट के बाजू मरोड़ के जो है वो अमेरिका ने इसराइल को तस्लीम करवाया। तो इसमें अब जो है वो फरीक बन चुका है अमेरिका। सरदार साहब ने ये दुरुस्त कहा है कि अब इसका हल कुछ और निकालना पड़ेगा। और जो मैंने बात की थी कि पाकिस्तान को या जो जितने मुस्लिम मालिक जो हैं वो असर रसूख रखते हैं, और ख़ास करके अब सऊदी अरब को आगे आना चाहिए उन्हें, और मलेशिया, इंडोनेशिया और तुर्की, इनको मिलके जो है वो चीन और रशिया, इनको अपने साथ मिलाना चाहिए, और इसको जो है वो ह्यूमन राइट्स का मसला बनाकर इसको इस्लाम और यहूदियों का मसला नहीं बनाना चाहिए। ये देखिए ये इंसानी ज़िंदगी का मसला है, तो इनको जो है वो दुनिया में आवाज़ बुलंद करेंगे, और ख़ास करके सिक्योरिटी काउंसिल में, इसमें वहाँ जो है मुसलमान अगर चीन और रशिया के साथ मिलकर वहाँ जो है वो यूएनओ की फोर्सेस या कोई किसी अमन पसंद फौज जो है वो वहाँ तैनात करवाने में कामयाब हो गया, तो मेरा ख्याल ये एक बहुत बड़ा काम है। लेकिन मियाँ साहब पे सवाल यहाँ पर ये भी बनता है, जैसे आपने इस्लामी ममालिक के नाम के साथ साथ चीन का नाम भी लिया, रशिया का नाम भी लिया, फिर यहाँ पर ये सवाल भी आता है कि बहुत सारे ममालिक के अपने पर्सनल उनके एसेट्स होते हैं, उनके अपने पर्सनल मफादात भी होते हैं, जिसके तहत पॉलिसियाँ बनती भी हैं, दोस्तियाँ भी होती हैं और दुश्मनियाँ भी होती हैं। आप क्या समझते हैं कि अगर इस वक्त हम सब मिलकर, आपने कहा मुसलमानों को साइड पे करके, एक इंसानियत के नाते अगर इस तरह की करारदाद को मंजूर करा दिया जाए, तो आप क्या समझते हैं कि ये ममालिक हमारा साथ देंगे? जी बिल्कुल, देखें ना कि सियासत, जो आलमी सियासत भी है ना एक, उसमें अमेरिका के अपोनेंट जो हैं वो रशिया और चीन है। तो अगर हम जो है वो उन तक जो है वो अपनी रसाई हासिल करें, और उनको जो है वो इस हवाले से जो अपना गर्विदा कर लें, और उनको ये मामला जो है इंसानी ह्यूमन राइट्स के हवाले से उनको कन्विंस कर लें कि जी ये चूँकि एक इंसानी मसला है, तो इस पर जो है आपको आगे आना चाहिए, तो मेरा ख्याल है कि ये इतने भी अब हालात काफ़ी बदल चुके हैं। अमेरिका जो है वो कुल जो है वो यकता सुपर पावर नहीं रहा, तो उनको उन पर जो है वो उनकी उसकी ख्वाहिश के बरअक्स जो है हम इक़दामात करवा सकते हैं। लेकिन असल में बात यह है कि चूँकि तमाम इस्लामी ममालिक को किसी ना किसी तरीके से जो है अमेरिका ने उनको अपने ज़ेरे असर रखा हुआ है, उन पर शिकंजा कसा हुआ है, तो वो डरते और खौफ के मारे जो है वो आगे नहीं बढ़ते, आवाज़ नहीं उठा सकते। अगर आज ये थोड़ी सी हिम्मत कर लें, हालात बहुत तब्दील हो चुके हैं, तो ये जो दो बड़ी ताकतें हैं चीन और रशिया, इनके साथ बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज भी जो है वो इनके साथ मिल सकते हैं। तो इनको साथ मिला के अगर आप कोई इक़दामात करना चाहें तो हो सकते हैं, ऐसी भी कोई बात नहीं है कि इसराइल शुतर बेमहार नहीं है। सही, आगे बढ़ते हैं। साबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान सरदार होश बख्श बारोज़ई साहब से उनसे पूछना चाहूंगी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सरदार साहब, अगर हम बात करते हैं इस वक्त करंट सिचुएशन के हवाले से, फ़लस्तीन गज़ा की बात की जाती है और इसराइल के हवाले से बात की जाती है, तो आप क्या समझते हैं कि तमाम इस्लामी ममालिक इकट्ठे होकर चीन और रशिया के साथ मिलकर क्या आलमी बरादरी में कोई ऐसी करारदाद मंजूर करवा सकते हैं जिसके ज़रिए इस तरह के मुजालिम को रोका जा सके?
देखिए बीबी, ये कोई आसान मुश्किल मसला नहीं है। सबको मालूम है फलस्तीन का जी इशू आज से नहीं है, काफी जमाने से है जी। हर जी एक को पता है कि हक किसका है और नाहक कौन कर रहा है। आलमी जी बरादरी आप कह रही है, बरादरी आलमी कोई भी नहीं है, हर कोई अपने मफादात के लिए है जी। जी अभी बताएगा जी, पहले रशिया और अमेरिका थे, इनके अपने वो थे, क्या कहें जी, कैंप्स थे दो, इसके अंदर डिवाइडेड थे हम, हमारी दुनिया सारी की सारी, कोई रशिया के साथ, कोई अमेरिका के साथ, जी फिर चाइना भी डेवलप कर गया, तो उसके साथ भी है। तो अब यहूदी लॉबी जो है वो बहुत मजबूत है। जी आप जानती हैं कि इकोनॉमी में उनका बहुत बड़ा हाथ है। वो इस वक्त अमेरिका को भी, मैं ये समझता हूँ, थोड़ा जहन हूँ लेकिन मैं जानता हूँ कि अमेरिकन सोसाइटी को भी जो है ना, या तो ये यहूदी सोसाइटी चला रही है, और अगर हम अपनी तरफ से देखें तो यहाँ से हिंदू भी वहाँ पे काफी ज्यादा, क्योंकि इनकी जी इकोनॉमी अच्छी है। ये इकोनॉमिक दुनिया है। वैसे तो आपको पता है जी कि यहूदियों के बारे में हमारा इस्लाम क्या कहता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया वही साबित हो रही है जी बातें। बिल्कुल लेकिन हम ये कि हमारा ईमान कमजोर हो गया, अपने आप में नहीं है जी। जी हमारे पास हर पावर है, हर ताकत है, लेकिन हम उसको आजमा नहीं सकते। हम उस में चले जाते हैं, वरना जो जुल्म हो रहा है, आलमी रायमा, ह्यूमन राइट्स की कुछ बात ही नहीं है। अगर राइट्स की बात होती तो वो जो फौजी एक करप्ट किस्म का, गलत किस्म की शक्ल के साथ एक मासूम बच्चे और मासूम लड़की के गर्दन के ऊपर घुटना रख के उसकी जान लेता है, ये आलमी जमीन अगर होता तो ये कब का ठीक होता जी। हम आलमी जमीन की जी तरफ नहीं देखेंगे, हमको खुद को सोचना पड़ेगा। हम 1 अरब से 2 अरब से कुछ कम है, हम मुसलमान जो है, हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास इकोनॉमी है। अब 74 लेकिन उसके 75 बावजूद हम अपने किबला अव्वल में ढाए जाने वाले मुजालिम के लिए आवाज नहीं उठाते। हमारे पास सब कुछ है, आपने ईमान जैसे कहा। ईमान की भी कमजोरी है। पैसे के ऊपर हमारा ईमान है, पैसा जो है ईमान नहीं देता। हमको ये सोचना चाहिए कि अल्टीमेटली हर एक ने जाना है इस दुनिया से, जी और ये दुनिया भी जा रही है एंड की तरफ। तो सब मुसलमान, और कुछ नहीं है, तो कब फलस्तीन के लिए कायम करें। सरदार साहब, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि उम्मत मुसलमान को किस तरह से एक पेज पे इकट्ठा किया जा सकता है, जहां पर आप, मैं, हम सब इस बात पे जोर और शोर से बात कर रहे हैं कि जी मुसलमानों का कत्लेआम जो है वो एक सोची समझी साजिश के तहत किया जा रहा है, उसके बावजूद हम मुसलमान एक पेज पे कैसे इकट्ठे क्यों नहीं हो रहे? देखिए जी, ईमान की कमी, मैंने अर्ज की आपसे तो बात है ईमान की। पैसा हमारे पास बहुत ज्यादा है, अरब दुनिया में थोड़ा पैसा है जी, लेकिन आप जी देख लीजिए कि उनके ईमान का कितना लेवल है। जी आप देखिए सऊदी अरब में भी और यूएई में भी मंदिर भी बन रहे हैं, सब कुछ बन रहे हैं, और ये वही रिचुअल्स करते हैं जो वो करते हैं। हमको अपने आप को सोचना होगा, हमको उम्मत मोहम्मदी बनना होगा। हम जी मुसलमान हैं, हमारा ईमान है। हम बिल्कुल फिरकों में बैठे हुए हैं, जब तक हम फिरकों को छोड़ के और सिर्फ कुरानी हिदायत पे काम करेंगे तो हमारा मसला हल है। जी और ये बराबर में कश्मीर में यही हो रहा है। आलमी जमीन कोई चीज नहीं है जी। कोई कौमें जो है ना, किसी को इंटरेस्ट नहीं है हमें, उनको इंटरेस्ट है पेप्सी कोला है, मैकडॉनल्ड्स है, ये चीजें हम इनको भी नहीं छोड़ सकते। जी हम अगर बाइकआउट पे आ जाए भी तो बहुत कुछ हो सकता है। ये मुसलमान दुनिया का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हम यकसू नहीं है जी। बिल्कुल हमारा किबला अव्वल उसमें है, क्या कहते हैं, मस्जिद खतरे में अक्सा। है हमारे बिल्कुल, बड़ी खूबसूरत बात की आपने सरदार साहब कि हमारा किबला अव्वल जहाँ मौजूद है, लेकिन उसकी हिफाजत के लिए, अपने दीगर मुसलमान बहन भाइयों की हिफाजत के लिए हम यकजा नहीं हो पा रहे। इस बात का बहुत बड़ा अफसोस है, लेकिन उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कि वो वक्त बहुत जल्द आएगा जब मुसलमान जो हैं वो मुत्तहिद हो जाएंगे और इस तरह की जो गासबी कुव्वतें हैं, शैतानी कुव्वतें हैं, उनको शिकस्त देंगे। प्रोग्राम का वक्त यहीं पर खत्म हुआ चलता है। नाज़रीन, अपनी मेज़ान फ़ाइज़ा बुखारी को, मेरे मौजूद पैनल को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बान, पाकिस्तान जिंदाबाद।